नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे डॉक्टर टी.सी. राव जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, महाराष्ट्र की जीत को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच। आपने जितेंद्र जी मुझे मौका दिया एक ऐसे विषय पर अपना रिएक्शन देने का जिसमें हमें कोई डाउट ही नहीं था। भाजपा ने जो जीत हासिल की महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है, और ये जीत मैं कहूँगा कि उसके खिलाफ है जो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो पार्टियां कर रही थी, एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही थी। अनाप शनाप बयानबाजी हुई यहाँ पे, लेकिन आज भारत देश का नागरिक समझ चुका है कि देश में अगर कोई विकास कर सकता है, कोई हमें बचा सकता है आने वाली दिक्कतों से, वो भाजपा है और नरेंद्र मोदी जी हैं। ये वोट नरेंद्र मोदी जी को पड़ा है। वहाँ पे साइलेंट वोटिंग हुई। मेरे पास फ़ोन आ रहे सुबह से। अच्छा। मुझे पता लगा है कि उद्धव ठाकरे के लोग बैठ उसके साथ रहे हैं, एनसीपी के शरद पवार जी के लोग, कांग्रेस के लोग बैठ उनके साथ रहे हैं, खा उनका रहे हैं, लेकिन उन्होंने वोट डाला है भाजपा को। तो साइलेंट वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए, हिंदुत्व के लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है इसमें कहने में। हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए ये वोटिंग वहाँ पे हुआ है। और ये बिल्कुल आश्चर्यचकित नतीजे हैं लोगों के लिए, बट हम भाजपाइयों के लिए नहीं हैं। अच्छा। वहाँ के जो इंचार्ज हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जहाँ भी आज तक बीड़ा उठाया 12 स्टेट में वो इंचार्ज बन के गए हैं। और आप उनकी किस्मत देखो, उनकी मेहनत देखो। वहाँ पे भी उन्होंने सरकार बनानी है, ये हमें पूरा भरोसा था जिस दिन उनको अपॉइंट किया, उसी दिन से कि एक ठीक इंसान को चुना है वहाँ के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी खुद की भांजी की शादी थी, उसमें भी वो नहीं रुक पाए बिकॉज इलेक्शन पीक पे था वहाँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के आदेश को सर्वोपरि समझ करके वहाँ पे एक दिन रात एक कर दिया, और आज नतीजा हम सबके सामने है। जब मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा था वहाँ का? देखो, फैसला तो पार्टी ने करना। हमारे यहाँ पे तो विधायक फैसला करते हैं। वोटिंग होगा, जो जिसके फेवर में ज़्यादा हाथ उठाएंगे लोग उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है भाजपा के अंदर। कोई किसी, आपने देखा भजनलाल शर्मा राजस्थान के अंदर, कभी किसी ने सोचा नहीं था। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अंदर, कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो भाजपा कार्यकर्ता को पहचानती है, समर्पित कार्यकर्ताओं को पूरा मौका देती है। और बेशक मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल को साथ लेके वो चलेंगे और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे, विकास करेंगे महाराष्ट्र में आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में। सर, योगी जी को जो नारा चला था अभी, बांटेंगे जो कटेंगे, तो इस नारे का भी कहने का प्रभाव पड़ा है इस चुनाव में? सर देखो, बिल्कुल पड़ेगा। हम देख रहे हैं, यूके में देखो आप, फ्रांस में देखो आप, कनाडा में देखो आप, क्या हो रहा है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी बनती जा रही है वहाँ पे। तो ये तो हकीकत में हम 100 करोड़ सनातनी हिंदुस्तान में हैं। अब 100 करोड़ सनातनी, बात ठीक कही, अगर बटेंगे तो कटेंगे। सुनने को मिलता है कभी ओवैसी स्टेटमेंट दे रहा है, कभी उनके और मुस्लिम्स के और नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं, बेलगाम है वो। ना कानून का उनको डर है, ना संविधान का उनको डर है। खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को साइड में कर दो और फौज को साइड में कर दो। फिर देखो ये क्या इंडिकेशन है। कितने उनके पास में वेपन्स पकड़े जा रहे, तलवारें, भाले कितने पकड़े जा रहे, फैक्ट्रियां बना रखी उन्होंने। तो ये बिल्कुल समय है जागने का, सभी सनातनी का, सभी हिंदूज का। अगर नहीं जागे तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी घर घर जाके जो कैंपेनिंग शुरू कर दी रेवड़ी की, सर 6 रेवड़ी तो दे रहे हैं, 1 रेवड़ी और फ्री दे रहे हैं। सर, वो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली स्टेट को बर्बाद कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी है। 200 से ज़्यादा देशों के यहाँ पर राजनयिक यहाँ रहते हैं, डिप्लोमेट्स, डेलीगेशन हर दिन किसी न किसी कंट्री की आती रहती है हिंदुस्तान के विकास के ढांचे को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। यूरोपियंस, अमेरिका, रशिया जो, और फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब लोग, जापान, ये सब लोग
हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं अभी कि हिंदुस्तान ने डिजिटलाइजेशन में कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। 144 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितना बड़ा फिगर है ये। और विकास जो हो रहा है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हासिल की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक साल में कैसे हासिल करेंगे, और 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा। इस खाके को समझने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की बारीकियों को समझने के लिए लोग स्टेट लेवल तक जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर के डेलीगेशन आ करके। तो दिल्ली को हमें बहुत संवारना पड़ेगा, बहुत कुछ ज़रूरत है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में नहीं आया है, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई ITI नहीं बनी, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना कोई अभी तक। उन्हीं के अंदर ही बोलते हम ये सुधार कर दिया, वो सुधार कर दिया। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे ख्याल से मैं MCD के दिल्ली गवर्नमेंट के 40 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुका हूँ अभी पिछले 5 साल में, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, करियर काउंसलिंग करने के लिए, और उनको टिप्स देने के लिए कि अच्छे नंबर कैसे आए। मैं पहले भी गया हूँ, पिछले 21 साल से मैं स्कूल्स और कॉलेज जाता रहा हूँ। जो ये क्लेम कर रहे हैं सिसोदिया जी कि मैंने सिंगापुर जा करके, मैंने UK में जा करके उनका पैटर्न अडॉप्ट किया, यहाँ आके लागू किया, बिल्कुल ये ढकोसले दिखावा है। हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल वहीं की वहीं है। मोहल्ला क्लिनिक शुरू की, स्वास्थ्य की मैं बात करूं, मजाक बना दिया। हमारे हॉस्पिटल्स में जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें पुरानी हो चुकी है, MRI की, CT स्कैन की, एक्सरे मशीनें, इतना मॉडर्न इक्विपमेंट आ चुका, लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड करने की सोची नहीं है। वो तो मैं शुक्र करता हूँ केंद्र सरकार का कि एम्स, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, जिससे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद मिल रही है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट और स्वास्थ्य को भी चरमरा दिया। मैं बात करूँ पावर की, मई जून के महीने में जाओ आप, पिछले साल क्या हाल था पानी की। अब पानी की समस्या, लोग आधा दिल्ली खारी पानी पी रहा है। जल बोर्ड में घोटाले के बाद में घोटाले हो रहे हैं। BSES और NDPL, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि बिल माफ़ करो, ये करो, वो करो। यानी सरकार को कंगाल करने के लिए ये रेवड़ी बांटने की जो प्रथा शुरू की अरविंद केजरीवाल ने, ये रेवड़ी की प्रथा ही उसको लेके जाएगी। बिकॉज हर हिंदुस्तानी समझता है अब कि पैसा कहाँ से आएगा। इनकम टैक्स पेयर्स का, हम जैसों का पैसा बर्बाद कर रहा है अरविंद केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट पे और आलतू फालतू खर्चों में। जैसे शीश महल पे ही 169 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। क्या घोटाले नहीं हुए वहाँ पे, शराब घोटाला, आबकारी घोटाला, स्कूलों के ऊपर घोटाला, क्या क्या उन्होंने, पानी के ऊपर घोटाला, कुछ छोड़ा नहीं। जमी आउटन पे घोटाला, लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर घोटाला, क्या नहीं छोड़ा उन्होंने जिसमें घोटाला ना किया हो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार के अभी दिन खत्म हो गए हैं। ये रेवड़ी वाली स्कीम जो आपने कही, यही स्कीम एक उनकी ताबूत में कील साबित होगी और धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से अगले 1.5 महीने में जनता की, दिल्ली की जनता उनको नकार देगी, क्योंकि मन बना चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो दिल्ली का विकास चाहते, जिसके लिए पिछड़ गए। वो आयुष्मान योजना जो लागू नहीं होने दे रही है, जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर लोगों के लिए जो पॉलिसी लेके आए नरेंद्र मोदी जी, वो लागू नहीं होने दे रहे। वेस्ट बंगाल और दिल्ली, वेस्ट बंगाल ममता दीदी ने बर्बाद कर दिया और दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने बर्बाद। पूरी कैबिनेट इनकी जेल में बैठी थी, अभी बेल पे आए हुए हैं, सारे के सारे बेल पे सरकार चल रही है। अतिशी मारलेना को इन्होंने वहाँ पे रबर स्टैंप बना के बैठा दिया, ड्रामा रचा। अगर इस्तीफा देना था तो उस दिन देते जिस दिन पहले दिन अरेस्ट हुए थे और जेल में डाला था, तब तो नहीं दिया इन्होंने। और अब जब इलेक्शन के 3 महीने बच गए, तब एक ढकोसला, एक मजाक बनाने के लिए, मखौल बनाने के लिए डेमोक्रेसी का, इन्होंने इस्तीफा दिया है, अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा, दिल्ली कैंट विधानसभा का सर किस तरह आपको जनता का समर्थन मिल रहा है सर? देखो, दिल्ली कैंट विधानसभा पूरी 70 विधानसभाओं में से अलग है। बाकी विधानसभाओं सभी में NDMC और MCD है, लेकिन यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, स्टेशन हेडक्वार्टर भी, यानी 3 एजेंसी है यहाँ पे, NDMC, कैंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर, मिलिट्री अथॉरिटी, जो MES के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य कराती है।
तो यह तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन वही आदमी बना सकता है जो या तो सेना से हो। सेना से प्रभावित इस विधानसभा के अंदर 45% वोट है, या तो सैनिकों की, उनके परिवारों की, और सेना डिफेंस बजट से जो सैलरी पा रहे हैं, MES के हों, वर्कशॉप्स के हों, COD के हों, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हों, आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर में काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयज सारे यहाँ पे रहते हैं। तो 45% वोट यहाँ सेना से प्रभावित है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 इलेक्शंस में पूर्व सैनिक को उतारा। पूर्व सैनिक वो है जो पेंशन लेता है। अच्छा, आपको सैनिकों का पूरा समर्थन मिल रहा था दिल्ली कैंट के? मेरे दिल्ली के GOC है, वो मेरे रेजिमेंट से हैं। ब्रिगेड कमांडर्स हैं, वो मेरे रेजिमेंट से हैं। राजरीप से मैं रिटायर हुआ हूँ, वहाँ के कमांडेंट। ये बड़ी बड़ी ऑर्डिनेंस में मैं नौकरी कर चुका हूँ, ऑर्डिनेंस रिकॉर्ड्स में सिकंदराबाद, वहाँ के COD वाले। EME के जनरल साहब हैं, जो जनरल MR कोचर मेरे दोस्त हैं, जो DG रह चुके। तो मैं बिल्कुल अपनी पहुँच हर यूनिट तक, हर प्लेटून तक, हर सेक्शन तक बना चुका हूँ अभी तक मैं। और जिस दिन मुझे पार्टी कंसिडर करती है, 500 सेना के अधिकारी यहाँ मेरी कैनवेसिंग के लिए उतरेंगे। आज हर आदमी इंतजार कर रहा है, बोलते आप सिर्फ इलेक्शन लड़ो। मुझे राजनीति में 21 साल, समाज सेवा में पूरे 25 साल हो चुके हैं। मैं कितना धन, कितना समय, कितनी अपनी एनर्जी समाज सेवा में लगा चुका हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र जयपुर से लेकर लखनऊ तक है। सेना सर्विंग कोई ऑफिसर हो या जवान हो या सेवानिवृत्त हो या शहीदों के परिवार हो, किसी से पूछ के देखो TC राव कौन है, वो बताएंगे वो पूर्व सैनिक है जो दूसरे पूर्व सैनिकों की, शहीदों के परिवारों की देखभाल कर रहा है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मैं सेना में सिपाही के पद से गया था, पूरी 24 साल नौकरी की मैंने। 24 साल में मैंने 20 साल पढ़ाई की वहाँ पे, अपने आप को अपग्रेड किया। सोल्जर से क्लर्क बना, क्लर्क से स्टेनोग्राफर, PA पर्सनल असिस्टेंट बना। फॉरेन कंट्री 4 साल के लिए एम्बेसी में गया, आया, कमीशन लिया। और जिस दिन कमीशन लिया तो उस दिन डिसाइड कर लिया था कि इतने साल बाद मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लूँगा। बिकॉज मैंने MA इंग्लिश किया, MA मिलिट्री साइंस से किया, PhD मिलिट्री साइंस से किया, PhD डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट में किया, मास्टर इन लेबर स्टडीज़ की, और आज मैं सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर से डिलीट कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने तो व्यवसाय में भी माइलस्टोन कायम किए हैं। मेरी कंपनी आज 7 कंट्रीज में और 3 कॉन्टिनेंट्स में है। हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट नहीं जहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम काम नहीं कर रहे हैं। हम रोड कंस्ट्रक्शन में, टोल कलेक्शन में, माइनिंग में हैं, ऑटोमोबाइल में हैं। तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। सेना में सेना ने तो मुझे पाला, बड़ा किया, पढ़ाया। सेना मेरी दूसरी मदर है। और तीसरी मदर मैं मानूं तो भाजपा, जिसने मेरा कंप्लीट सोच को बदली कर दिया। तो आज आप जनता की सेवा करने उतरे हैं? आज बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ। पिछले 21 सालों से कोई कॉर्नर नहीं छोड़ रखा मैं दिल्ली छावनी विधानसभा का जहाँ पे मैंने लोगों की सेवा ना की हो, कंबल नहीं पहुँचाए हो, मिठाई नहीं पहुँचाई हो, गरीबों को मदद नहीं की हो, बच्चों को किताबें नहीं पहुँचाई हो, बच्चों की कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई हो, मैंने जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचाई हो, जहाँ शटल बसेज भी मैंने अभी शुरू की हाल ही के अंदर, मेडिकल कैंप जहाँ पे मैंने ना लगाए हों, ऐसा कोई एरिया, कोई कॉलोनी, कोई क्लस्टर नहीं बचा है पिछले 21 साल के मेरे टेन्योर में, जो मैं यहाँ पे दिल्ली छावनी में पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। थैंक यू सर। तो ये हमारे सीधी बात डॉक्टर मेजर TC राव जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।